नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। इजराइल ने ईरान पर ताज़ा हमले किए हैं। आईडीएफ ने बताया कि करीब 20 इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के करमानशाह, हमादान और तेहरान में स्थित ठिकानों पर एक साथ किया हमला। आईडीएफ के मुताबिक ये कार्रवाई ईरानी सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने और क्षेत्र में हवाई नियंत्रण सुनिश्चित करने की रणनीति का हिस्सा है, जिससे इजरायली नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आईडीएफ ने बताया कि यह ऑपरेशन ईरान की आक्रामक गतिविधियों और संभावित खतरों को रोकने के उद्देश्य से अंजाम दिया गया है। अब ईरान और अमेरिका में जुबानी जंग शुरू हो गई है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि पश्चिम एशिया में स्थित सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने अब ईरानी सेना के निशाने पर होंगे। ये बयान अमेरिका की तरफ से ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े हवाई हमलों के बाद सामने आया है, जिसमें अमेरिका ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने का दावा किया है। इन हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में गंभीर चिंता जताई जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम से पश्चिम एशिया में हालात और बिगड़ सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अमेरिका को धमकी देते हुए जारी संघर्ष से दूर रहने की चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी हमलों को लेकर कहा कि अमेरिका को भी इन हमलों का करारा जवाब मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 3 प्रमुख सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद ईरान में शासन परिवर्तन के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर वर्तमान ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने अमेरिका की सेना की भी जमकर तारीफ की। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हालांकि सत्ता परिवर्तन शब्द का प्रयोग करना राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। मेक ईरान ग्रेट अगेन। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध नहीं कर रहा है, बल्कि उसके परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ युद्ध कर रहा है। जेडी वेंस ने कहा कि मुझे लगता है कि हमने ईरान के कार्यक्रम को बहुत लंबे समय तक के लिए पीछे धकेल दिया है। अब ईरानियों को परमाणु हथियार विकसित करने में कई साल लग जाएंगे। वेंस ने ईरान पर परमाणु कार्यक्रम के बारे में कूटनीतिक बातचीत में सद्भावना में शामिल न होने का आरोप लगाया और कहा कि इसके कारण अमेरिकी हमले हुए। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए ने ईरान में गंभीर स्थिति को देखते हुए आज एक आपात बैठक बुलाई है। एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि वो ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी सैन्य हमलों के बाद एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की एक आपातकालीन बैठक बुला रहे हैं। अमेरिका के ईरान पर किए गए हवाई हमलों के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कल एक आपात बैठक की। बैठक के दौरान रूस, चीन और पाकिस्तान ने एक साझा मसौदा प्रस्ताव पेश किया। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने अमेरिका पर एनपीटी का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। वहीं अमेरिका ने ईरान पर बातचीत की प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप लगाया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से ईरान को हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद न करने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया है। रूबियो ने कहा है कि बीजिंग हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर बहुत अधिक निर्भर है। रूबियो ने कहा कि हमारे पास इससे निपटने के लिए विकल्प हैं, लेकिन अन्य देशों को भी इस पर विचार करना चाहिए। इससे अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को हमारी तुलना में बहुत अधिक नुकसान होगा।
रूबियो ने आगे कहा कि जलडमरू मध्य को बंद करने का कदम एक बहुत बड़ा कदम होगा, जिसके लिए अमेरिका और अन्य देशों की प्रतिक्रिया की आवश्यकता होगी। वहीं इसे लेकर वॉशिंगटन में चीनी दूतावास ने तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ईरानी संसद द्वारा हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करने को मंजूरी दिए जाने के बाद कहा कि भारत के पास पर्याप्त तेल भंडार है। ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर आवश्यक कदम उठाएगी। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर कहा कि मैं कनिष्क बम विस्फोट की 40वीं वर्षगांठ पर आयरलैंड के कॉर्क में अहाकिस्सा मेमोरियल में एक कार्यक्रम में पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करूंगा। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार लगातार संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश ला रही है, जिससे देश भर में परिवारों को राहत और भरोसा मिल रहा है। माशद से आई माहन एयर की फ्लाइट W571 से 285 भारतीय नागरिक नई दिल्ली पहुंचे। इस तरह ईरान से अब तक कुल 1713 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय इसके लिए पहले से ही कई हेल्पलाइन नंबर जारी कर चुका है। इनमें एक टोल फ्री नंबर के साथ ही 3 लैंडलाइन नंबर और एक वेबसाइट भी जारी की गई है। एक समर्पित व्हाट्सएप नंबर 9968291988 भी उपलब्ध कराया गया है। साथ ही एक ईमेल संपर्क भी situationroom@mea.gov.in भी जारी किया गया है। ऑपरेशन सिंधु भारत की तेज और निर्णायक कूटनीति का उदाहरण है, जो दिखाता है कि संकट की घड़ी में भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर में सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बस्तर क्षेत्र में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान की अब तक की प्रगति और हालिया सफलताओं की भी समीक्षा करेंगे। सूत्रों के अनुसार अमित शाह नक्सल उन्मूलन को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ रणनीतिक चर्चा भी करेंगे, ताकि 2026 तक बस्तर को पूरी तरह से नक्सल मुक्त बनाया जा सके। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में नक्सलवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने कार्रवाई और भी तेज कर दी है। इस निर्णायक अभियान को ऑपरेशन मॉनसून नाम दिया गया है। इस ऑपरेशन के तहत अब बारिश के मौसम में भी सघन सर्च ऑपरेशन और सैन्य कार्रवाई बिना रुके जारी रहेगी। इस ऑपरेशन का साफ संदेश है, अब नक्सलियों के लिए कोई भी मौसम सुरक्षित नहीं। अब तक हर साल बारिश के मौसम में नक्सली घने जंगलों में छिपकर आराम किया करते थे, लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। सुरक्षा बलों ने ठान लिया है, अगर हथियार नहीं डाले तो बारिश में भी सोने नहीं देंगे। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को हुए उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात और केरल विधानसभा की 5 सीटों पर गुरुवार को चुनाव संपन्न हुए थे। गुजरात की 2, पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल की 1-1 सीट पर मतदान हुआ था। सबसे ज्यादा करीब 70.76% वोटिंग केरल की नीलांबूर विधानसभा सीट पर हुई थी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित सेना के अग्रिम क्षेत्र स्थित कैंप में 2 दिन बिताए। तस्वीरें सोशल मीडिया साइट पर साझा करते हुए किरण रिजिजू ने लिखा कि भारत की कठिन सीमा हमारे साहसी जवानों की वजह से सुरक्षित है। मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सैन्य नागरिक समन्वय उचित है। मैंने सेना के साथ मागो चुना अग्रिम क्षेत्र में 2 दिन बिताए। मातृभूमि के लिए प्रतिबद्धता सर्वोच्च है। जय हिंद। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में CIAE की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संस्थान ने तय किया है कि वो 50 साल की उपलब्धियों को देश के सामने रखेगा।
ओडिशा का बौद्ध जिला और भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस बात की जानकारी साझा की है। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने 20 जून को इस नई रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई थी। इस पहल से स्थानीय लोगों को यात्रा और व्यापार दोनों में मदद मिलेगी। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और गुजरात में आज तक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। अगले 2 दिनों में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कुछ क्षेत्रों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के बाकी हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में 27 जून तक तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के उटी बस्तर में लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर और बस्तर संभागों के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से अप्रैल में शुद्ध रूप से 19.14 लाख सदस्य जुड़े हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक मार्च की तुलना में ईपीएफओ सदस्यता में तेजी आई है। अप्रैल 2024 की तुलना में 1.17% ये अधिक है। ईपीएफओ ने अप्रैल में लगभग 8.49 लाख नए ग्राहकों को एनरोल किया है। ये मार्च की तुलना में 12.49% अधिक है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मोदी सरकार ने भारत के 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के तलछटी बेसिन में से 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को तेल एवं गैस खोज के लिए खोला है। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आगे कहा कि अब तक जो क्षेत्र नो गो यानी प्रतिबंधित थे, उनमें से 10 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र को अब तेल और गैस की खोज के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही। रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पेट्रोलियम मंत्री ने बताया है कि ओएएलपी की 10वीं बोली प्रक्रिया भारत का अब तक का सबसे बड़ा राउंड है, जिसमें देश के 13 तलछटी बेसिनों में तेल और गैस खोज के लिए 25 ब्लॉकों की पेशकश की गई है, जो लंबे किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वैश्विक व्यापार विश्लेषक फर्म कैपलर के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने जून महीने में रूस से 20 से 22 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से कच्चे तेल की खरीद की है। यह बीते 2 साल में सबसे ज्यादा है। कोलकाता मेट्रो रेलवे ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए अपने ट्रेनों में एक नई टिकाऊ ब्रेकिंग तकनीक रीजनरेटिव ब्रेकिंग को अपनाया है। कोलकाता मेट्रो रेलवे की इस पहल से न सिर्फ बिजली की बचत हो रही है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी काफी कमी आई है। वित्त वर्ष 2024-25 में इन 37 रैकों की तरफ से कुल 1.08 करोड़ यूनिट बिजली रीजनरेट की गई, जिससे करीब 8.2 करोड़ रुपए की ऊर्जा लागत की बचत हुई है। सेबी ने शेयर बाजार में धोखाधड़ी करने पर शिव प्रसाद पटिया और अलकेश नरवारे को 3 साल के लिए प्रतिबंधित किया।
दोनों आरोपियों ने ऑल्गो ट्रेडिंग के नाम पर निवेशकों को गुमराह कर 4.83 करोड़ की अवैध कमाई की थी, जिसके बाद मामले में सेबी ने कार्रवाई करते हुए इस राशि को ब्याज सहित वसूलने का आदेश दिया। देश के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी वाराणसी 24 जून को 10 जीआई भौगोलिक संकेत टैग वाले उत्पादों की एक विशेष प्रदर्शनी की करेगी मेजबानी। जीआई टैग उत्पादों की प्रदर्शनी में काशी के 10 विशिष्ट जीआई टैग वाले उत्पाद प्रदर्शित होंगे। यह आयोजन न केवल इन उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा, बल्कि स्थानीय कारीगरों को भी प्रोत्साहित करेगा। परिषद की 25वीं बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मेजबान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे शामिल। फेडेक्स कंपनी के संस्थापक और दुनिया की एक्सप्रेस डिलीवरी सेवा में क्रांति लाने वाले फ्रेड स्मिथ का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। एयर इंडिया ने लिया बड़ा फैसला। टाटा ग्रुप की एयरलाइन 19 रूटों पर चलने वाली 118 साप्ताहिक उड़ानों को कम करेगी। ये उड़ानें छोटे आकार के विमानों से भरी जाती हैं। इसके साथ ही 3 रूटों पर विमान सेवा को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा है कि वो अपने छोटे आकार के विमानों के नेटवर्क में 5% से भी कम की कटौती कर रही है। एयरलाइन ने बताया कि 3 रूटों पर एयर इंडिया की सेवाएं बंद रहेंगी। ये बदलाव 15 जुलाई 2025 तक लागू रहेंगे। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे के बाद डीजीसीए ने व्यापक विशेष ऑडिट के लिए एक नई व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया। इसके तहत डीजीसीए के ऑडिट अब सक्रिय रूप से प्रणालीगत कमजोरियों की पहचान करेंगे। इन ऑडिट्स में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के मानकों और उसके द्वारा बताई गई बातों का अच्छी तरह से पालन हो, साथ ही भारत के राष्ट्रीय विमान शर्तों का भी कड़ाई से पालन हो सके। उपभोक्ता आयोग ने एक वरिष्ठ नागरिकों को गलत टिकट जारी करने के लिए स्पाइसजेट को 25,000 रुपए का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। देश की शीर्ष 10 में से 6 कंपनियों के मार्केट कैप में बीते सप्ताह 1,62,288.06 करोड़ रुपए का हुआ इजाफा। इसमें सबसे अधिक फायदा देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल को हुआ है। बीते हफ्ते एचडीएफसी बैंक का बाजार मूल्यांकन 38,503.91 करोड़ रुपए बढ़कर 15,07,281.79 करोड़ रुपए हुआ, जबकि इन्फोसिस का मार्केट कैप 8,433.06 करोड़ रुपए बढ़कर 6,73,751.09 करोड़ रुपए हुआ। भारत की सबसे बड़ी रियल्टी कंपनी डीएलएफ लिमिटेड मुंबई के आवासीय बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार। डीएलएफ अगले 2 सप्ताह में मुंबई में लगभग 2,500 करोड़ रुपए की आलीशान आवासीय परियोजना करेगी पेश। अमेज़न इंडिया ने 6 शहरों में अमेज़न डायग्नोस्टिक्स शुरू करने की घोषणा की है। ये एक ऐसी सेवा है जो ग्राहकों को घर पर ही लैब टेस्ट बुक करने, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके ट्रैक करने और अमेज़न ऐप के माध्यम से डिजिटल रिपोर्ट प्राप्त करने की सुविधा देगी। टेस्ला कंपनी की बहुप्रतीक्षित रोबोटैक्सी सेवा ऑस्टिन टेक्सास में हुई शुरू। इसमें ग्राहकों से $4.020 का एकमुश्त शुल्क लिया जाएगा। एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर कहा कि टेस्ला की रोबोटैक्सी सेवा को उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद रूस ने न केवल निंदा की है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से किसी भी बातचीत की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करने की कोई योजना नहीं है। रूस ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। वहीं रूसी संसद ड्यूमा के विदेशी मामलों की समिति के अध्यक्ष लियोनिद स्लोत्स्की ने कहा कि यह हमला सैन्य दृष्टिकोण से पूरी तरह गलत था। लियोनिद ने आरोप लगाया कि ट्रंप की ईरान में शासन परिवर्तन की साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो पहले इराक में कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि कैनबरा ईरान पर संयुक्त राज्य अमेरिका के हमले का समर्थन करता है और तनाव कम करने तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान करता है।
चीन ने कहा कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमले ने वॉशिंगटन की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है और उसे चिंता है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। नाटो सदस्य देशों ने अपने रक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 5% तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने घोषणा की है कि वो 5% लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध नहीं होंगे। स्पेन ने कहा कि उसे हेग में एकता के प्रदर्शन के लिए आयोजित शिखर सम्मेलन से कुछ दिन पहले इसका अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है। कोलंबिया की सेना ने कहा है कि देश के दक्षिण पश्चिम के एक पहाड़ी क्षेत्र में FARC असंतुष्टों के दबाव में नागरिकों ने 57 सैनिकों का अपहरण किया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क के दवेला इलाके में मार एलियास चर्च में एक आत्मघाती हमलावर में 20 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। सीरिया के गृह मंत्रालय ने कहा कि हमलावर इस्लामिक स्टेट का सदस्य है। असद के पतन के बाद दमिश्क में इस तरह का पहला बम विस्फोट है। पाकिस्तान अदालतों के पूर्व PM इमरान खान की पार्टी PTI के नेताओं के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामलों में कई वरिष्ठ नेताओं को बरी किया, जबकि एक नेता को जमानत भी दी। भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स टेस्ट के तीसरे दिन का खेल बारिश के चलते समय से पहले समाप्त। दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने दूसरी पारी में बनाए 2 विकेट पर 90 रन। भारत की कुल बढ़त 96 रन। KL राहुल और कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर मौजूद। KL राहुल 47 तो शुभमन गिल 6 रन बनाकर नाबाद। इंग्लैंड की पहली पारी 465 रन पर समाप्त। ओली पोप ने 106 और हैरी ब्रुक ने 99 रनों की पारी खेली। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने चटकाए 5 विकेट। जसप्रीत बुमराह का दमदार प्रदर्शन विदेशी धरती पर 12 बार 5 विकेट लेने के कपिल देव के रिकॉर्ड की बराबरी की है। भारतीय हॉकी टीम के हरफनमौला खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। हालांकि वो घरेलू और लीग मैच खेलते रहेंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने IFH प्रो लीग के यूरोपीय चरण में बेल्जियम को 4-3 से पराजित करके अपनी पहली जीत दर्ज की और इस तरह से लगातार 7 मैच में हार का सिलसिला खत्म किया। FIH प्रो लीग में एक बार फिर भारतीय महिला टीम को शिकस्त झेलनी पड़ी। रविवार को बेल्जियम टीम ने 2-0 से भारतीय टीम को हराया। भारत ने चीन में आयोजित विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप 2025 के पहले दिन 4 पदक जीतकर अभियान की मजबूत शुरुआत की। गुलफाम अहमद ने पुरुषों की एलिट 59 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक जीता। अनुभवी भारोत्तोलक जॉबी मैथ्यू ने मास्टर्स श्रेणी में शानदार प्रदर्शन किया। वो लिफ्ट में स्वर्ण और सर्वश्रेष्ठ लिफ्ट के लिए रजत पदक हासिल किया। एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन। पहली बार जीते 27 मेडल, 4 स्वर्ण पदक सहित 10 रजत और 13 कांस्य। फीफा क्लब विश्व कप में रियल मैड्रिड ने अपनी पहली जीत हासिल की। टीम ने सोमवार को खेले गए मुकाबले में पाचुका की टीम को 3-1 से हरा दिया। वहीं यूवेंट्स ने वाइटाड AC की टीम को 4-1 से हराया। यूवेंट्स की 2 मैचों में लगातार दूसरी जीत। UEFA अंडर-21 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा जर्मनी। इटली को 3-2 से हराया। जर्मनी का अब अंतिम 4 में फ्रांस से होगा सामना। विश्व नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने जीता क्वींस खिताब। फाइनल मुकाबले में जीरी लहका को दी मात। अमेरिका की मैककार्टिनी कैसलर ने जीता नॉटिंघम ओपन का खिताब। फाइनल मैच में यूक्रेन की डायना यास्ट्रेमस्का को हराया। भारत की माया राजेश्वरन ने जर्मनी में ITF J200 ग्लैडबैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। 16 वर्षीय माया ने फाइनल में स्विट्जरलैंड की नोलिया मांता को 6-2, 6-4 से हरा दिया। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।